हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम क्लास 10th से साइंस का 5th चैप्टर पढ़ेंगे, जो कि है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। हिंदी में अगर चैप्टर का नाम बताएं तो हिंदी में नाम होगा तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। इस चैप्टर में हम एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, और जो कि हमें पीरियोडिक टेबल में दी गई है। मैं आपको पीरियोडिक टेबल लास्ट में एक चार्ट के हेल्प से आपको समझाऊंगा प्रॉपर तरीके से। उससे पहले हम उसके अंदर जो इम्पोर्टेंट क्लासिफिकेशन जिन्होंने की है साइंटिस्ट ने, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन टाइप में है, व्हाट इज क्लासिफिकेशन, वाई इज इट इम्पोर्टेंट। कि क्लासिफिकेशन क्या होती है और ये इम्पोर्टेंट क्यों है। तो एक सपोज कीजिए कि हमारी अर्थ के ऊपर बहुत सी वैरायटी जो है प्लांट्स की हैं, ठीक है, और नंबर ऑफ वैरायटी एनिमल्स की हैं। हम सभी को प्रॉपर तरीके से हम काउंट नहीं कर सकते, मीन्स हम उसके हर एक के नाम को याद नहीं रख सकते। तो इसीलिए एक क्लासिफिकेशन टाइप एक पीरियड बना दिया जाता है कि इस ग्रुप के अंदर ये एनिमल्स रहेंगे, इस ग्रुप्स के अंदर ये प्लांट रहेंगे, इस ग्रुप के अंदर जो उड़ सकते हैं वो एनिमल रहेंगे, इस ग्रुप के अंदर जो एनिमल तैर सकते हैं वो रहेंगे, ठीक है। तो उसी तरीके से एलिमेंट्स को भी क्लासिफाई किया गया है अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉपर्टीज। द ग्रुपिंग और शॉर्टिंग ऑफ एलिमेंट ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलर एंड डिसिमिलर प्रॉपर्टीज, ठीक है। यहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टीज की बात की गई है। जिन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी सिमिलर होती है उनको एक ग्रुप में रखा जाता है, जिनकी सिमिलर नहीं होती उनको दूसरे ग्रुप में रखा जाता है, ठीक है। तो इसको ही क्लासिफिकेशन बोला जाता है। नेक्स्ट है, व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट, कि ये इम्पोर्टेंट क्यों है। क्योंकि इट मेक्स देयर स्टडी सो इजी। किसी भी चीज़ को क्लासीफाई करने के बाद, मतलब ग्रुप के अंदर एडजस्ट करने के बाद, ठीक है, किसी भी एलिमेंट की ग्रुपिंग करने के बाद हम उसकी प्रॉपर्टीज जो हैं वो इजीली डिस्कस कर सकते हैं। तो इससे क्या है, हमारा टाइम भी बचता है और साथ ही साथ हमें जो चीज़ पढ़नी है, ऑब्जर्व करनी है, वो क्लियर हो जाती है। नेक्स्ट देखिए, एट प्रेजेंट देयर आर अराउंड 118 एलिमेंट्स नोन टू अस। आज के टाइम में हमारे पास 118 यानी कि 180 एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं। इन 118 एलिमेंट्स 95 आर मेटल्स, जिसके अंदर से 95 जो हैं मेटल हैं यानी कि धातुएं हैं। 18 आर नॉन मेटल, जो 18 है वो नॉन मेटल हैं यानी कि अधातु हैं। और 6 एलिमेंट्स आर मेटलॉइड्स, और 6 जो हैं वो मेटलॉइड हैं, जिसको आप मिश्र धातु कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारे जो 118 एलिमेंट्स हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर, उनके अंदर 95 हमारी मेटल्स होंगी, ठीक है। जनरली मेटल जो है आपकी लेफ्ट साइड में होती हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर। नॉन मेटल जो है आपकी वो 18 है, लेफ्ट साइड में होंगी, राइट साइड में होंगी। और आपके 6 जो मेटलॉइड हैं वो राइट साइड के जस्ट सेंटर में होते हैं। ये मैं आपको लास्ट में पीरियोडिक टेबल की हेल्प से आपको क्लियर कर दूंगा। उसके बाद देखिए, इनमें किन मेन आदमियों के योगदान रहे, मेन साइंटिस्ट के योगदान रहे क्लासीफाई करने में एलिमेंट्स को। फर्स्ट है हमारे डोब्राइन भाई साहब। ये 1829 के अंदर यानी कि 1829 के अंदर इन्होंने अपने लॉ दिया था, अपना प्रिंसिपल बताया था क्लासिफिकेशन का एलिमेंट्स की। उसके बाद आते हैं हमारे न्यूलैंड्स भाई साहब, ठीक है। थर्ड है हमारे मेंडलीव, ठीक है। मेंडलीव जो हैं हमारे 1869 में इन्होंने अपना मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का लॉ दिया था। उसके बाद है हमारी हेनरी मोजले। और हेनरी मोजले जैसे इनका नाम ही बढ़िया है, तो उसी तरीके से इन्होंने जो पीरियोडिक टेबल के लिए लॉ दिया था वो सबसे बेस्ट माना गया है। मींस आज के प्रेजेंट में हम जो पीरियोडिक टेबल पढ़ रहे हैं वो इनके लॉ पे ही डिपेंड है, ठीक है। जो डिब्राइन है, न्यूलैंड है और मेंडलीव हैं, इन तीनों ने एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग अरेंज किया था। लेकिन जो हेनरी मोजले हैं उन्होंने एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक नंबर के हिसाब से अरेंज किया था, इसलिए इसको बेटर माना गया है। तो फर्स्ट देखिए, डिब्राइन ट्रेड्स, व्हेन द एलिमेंट आर रिटन इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीज एटॉमिक मास। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है, इंक्रीज एटॉमिक मासेस इन ट्रेड का मतलब 3 के ग्रुप में। देन द एटॉमिक मास ऑफ द मिडल एलिमेंट वाज एवरेज ऑफ एटॉमिक मास ऑफ द अदर 2 एलिमेंट्स। मतलब ये क्या कह रहा है कि हमने एलिमेंट्स के ग्रुप बना लिए 3, ठीक है। फॉर एग्जांपल लिथियम सोडियम पोटाशियम, लिथियम सोडियम और पोटाशियम का हमने ग्रुप बना लिया। तो हम जब इनके जो मास होंगे
उनको जब हम ऐड करते हैं फर्स्ट का और थर्ड का, तो हमारा जो सेकंड है बीच वाला एलिमेंट उसका मास आ जाता है बाय एवरेज करने से। मतलब पहले का और तीसरे एलिमेंट का मास, एटॉमिक मास हम जोड़ देंगे, फिर उसको हाफ कर देंगे, यानी कि उसका एवरेज निकाल देंगे। और सेकंड डेफिनेशन आप लिख सकते हो, डी ब्राइन ग्रुप्ड द एलिमेंट इन ट्रेड्स, यानी कि तीन तीन के ग्रुप में बनाए थे। डैट द मिडल एलिमेंट हैज़ एटॉमिक मास रफली द एवरेज ऑफ अदर टू एलिमेंट्स। ये भी सेम ही है कि जो पहला एलिमेंट है उसका एटॉमिक मास और जो थर्ड एलिमेंट है उसका एटॉमिक मास, जब उन दोनों के एटॉमिक मासेस को ऐड करके उनका एवरेज निकाल देते हैं, मतलब उनका हाफ कर देते हैं, तो जो हमारा सेकंड एलिमेंट है, मिडल एलिमेंट है, उसका एटॉमिक मास निकल जाता है। एग्जाम्पल देखिए स्टूडेंट्स, जैसे फर्स्ट ट्रेड के अंदर दिखा रखा है एलिमेंट लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। सेकंड ट्रेड के अंदर है कैल्शियम, स्ट्रोमियम और बी है। थर्ड ट्रेड के अंदर दे रखा है क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, तो जो डी ब्राइन थे उन्होंने तीन तीन ट्रेड बनाई थी, मतलब तीन तीन एलिमेंट्स को ग्रुप करके एक एक ट्रेड बनाई थी। तो इस तरीके से तीन ट्रेड बनी थी और उन तीन ट्रेड्स के अंदर टोटल 9 एलिमेंट इन्वॉल्व हुए थे। तो अब देखिए एग्जाम्पल दे रखा है हमें, फर्स्ट ट्रेड का एग्जाम्पल है द एटॉमिक मास ऑफ लिथियम एंड पोटेशियम इज। जो लिथियम का एटॉमिक मास है वो 7 होता है और जो पोटेशियम है उसका 39 है। तो हमें सोडियम का एटॉमिक मास निकालना है, तो इसके लिए आप एक फॉर्मूला भी लगा सकते हो, एटॉमिक मास ऑफ लिथियम प्लस एटॉमिक मास ऑफ पोटेशियम डिवाइड बाई 2। ठीक है, हमने सिंपल करके दिखा रखा है 7 + 39/2। ठीक है, 7 जो है हमारा लिथियम का है एटॉमिक मास और 39 जो है हमारा पोटेशियम का है। जब हम उसको 2 से डिवाइड करते हैं, ठीक है, मतलब टोटल करेंगे जब इन दोनों के एटॉमिक मासेस का, तो 46 आएगा, और जब उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो वो 23 आता है। और जो 23 है वो हमारा सोडियम का एटॉमिक मास निकल जाता है। सेम तरीके से आप कैल्शियम, ठीक है, CaSr और Ba का कर निकाल सकते हो। ठीक है, आपको Ca + Ba का जो एटॉमिक मास है उसको सम करके 2 से डिवाइड करना होगा। Cl यानी कि क्लोरीन और आयोडीन का जो एटॉमिक मास है उनको सम करके 2 से डिवाइड करना होगा, तो Br यानी कि ब्रोमीन का रफली एटॉमिक मास हमें मिल जाता है। जो इसमें याद रखने वाली चीज़ है वो ये है स्टूडेंट्स कि जो डी ब्राइन थे उन्होंने टोटल 9 एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी को बताया था। ठीक है, जो और इन्होंने तीन तीन एलिमेंट्स का ग्रुप बनाया था, जिसके कारण जो ट्रेड्स हैं उसकी जो नंबर थे वो 3 रहे थे। मतलब अगर आपसे पूछे हाउ मैनी ट्रेड्स, तो यू नो दैट द ट्रेड आर 3 एंड हाउ मैनी एलिमेंट्स आर इन्वॉल्व इन द ट्रेड्स, तो सिंपल सा रहेगा 9। ठीक है, उसके बाद इसकी लिमिटेशन है, डी ब्राइन कुड फाइंड ओनली 3 ट्रेड्स। तो जैसे मैंने पहले ही बताया कि डी ब्राइन ने सिर्फ 3 ट्रेड्स के बारे में बताया था, मीन्स टोटल ऑफ 9 एलिमेंट्स के बारे में उन्होंने बताया था। और डी ब्राइन के टाइम में 36 एलिमेंट थे। तो अब आप खुद देख सकते हो 36 एलिमेंट्स में से उन्होंने सिर्फ 9 को एक्सप्लेन किया, तो ये उनकी सबसे बड़ी लिमिटेशन थी कि वो बाकी एलिमेंट्स के बारे में कुछ भी नहीं एक्सप्लेन कर पाए। नेक्स्ट भाई साहब आते हैं हमारे न्यूलैंड सर। ठीक है, न्यूलैंड्स ने लॉ दिया था, लॉ ऑफ ऑक्टेव, जिसको हम कहते हैं न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। उसको देखते हैं। इट इज़ ऑल्सो बेस्ड ऑन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस। तो ये सिंपल सी चीज़ है, डी ब्राइन भाई साहब का और न्यूलैंड का दोनों का जो लॉ है, दोनों के दो इंक्रीज एटॉमिक मास पे बेस करते हैं। ठीक है, दोनों उस पर बेस्ड हैं। ये क्या कहते हैं, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ व्हेन द एलिमेंट आर अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ इट इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस, ठीक है, यहाँ तक तो सेम ही है डी ब्राइन के साथ, देन द प्रॉपर्टी ऑफ द 8th एलिमेंट आर सिमिलर टू द फर्स्ट एलिमेंट लाइक द नोट्स ऑफ म्यूज़िक। तो ये भाई साहब कहते हैं कि जब हम एलिमेंट्स को उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाते हैं एटॉमिक मासेस के अकॉर्डिंग, तो जो आपका फर्स्ट एलिमेंट है उसकी जो प्रॉपर्टी है, ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाए गए 8th एलिमेंट के प्रॉपर्टी के साथ मैच करती है। जैसे कि आपने म्यूज़िक के नोट्स देखे होंगे, सा रे गा मा पा धा नी सा, तो 8वें नंबर पे दोबारा से सा आ जाता है। तो उसी तरीके से जो 8th एलिमेंट है उसकी प्रॉपर्टी जो है फर्स्ट वाले एलिमेंट से दोबारा मैच करेगी। द एग्जाम्पल देखिए, द प्रॉपर्टी ऑफ सोडियम एंड लिथियम आर सेम। जो सोडियम है और जो लिथियम है उन दोनों की प्रॉपर्टी सेम है। सेम कैसे है, क्योंकि जो लिथियम है
वो हमारा थर्ड एलिमेंट है, ठीक है। और उससे आठवां जो हमारा एलिमेंट बनेगा वो सोडियम बन जाएगा। तो इस हिसाब से इनकी प्रॉपर्टी क्या है, सेम हो जाएंगे। जिस तरीके से म्यूजिक के नोट होते हैं जो कि सा रे गा मा पा धा नी सा आपने सुने होंगे, ठीक है। और एक चीज़ ध्यान रखनी है, डिब्राइन के टाइम में 36 एलिमेंट नॉन थे, न्यूलैंड्स के टाइम में 56 एलिमेंट नॉन हुए थे। इसकी भी कुछ लिमिटेशन थी। फर्स्ट लिमिटेशन देखिए, इट इज़ एप्लीकेबल अप टू कैल्शियम ओनली। इन्होंने जो ये लॉ दिया था ऑक्टेव का, मतलब आठवें एलिमेंट की प्रॉपर्टी फर्स्ट वाले से सेम होगी, ये सिर्फ कैल्शियम तक लागू हो उसका। सेकेंड है, द प्रॉपर्टी ऑफ न्यू एलिमेंट कुड नॉट फिट इन इट। और जो इन्होंने न्यूलैंड भाई साहब ने एक चीज़ और कह दी कि भविष्य में, मतलब फ्यूचर के अंदर कोई नया एलिमेंट डिस्कवर ही नहीं होगा। तो इसलिए जो अब आप खुद जानते हो कि एट प्रेजेंट हमारे पास 118 एलिमेंट हैं, ठीक है। तो ये तो यहीं पे फेल हो गया क्योंकि इन्होंने कहा था कि 56 से आगे कोई एलिमेंट ही नहीं आएगा। तो इस जो नए एलिमेंट हैं उनकी प्रॉपर्टी इनके अकॉर्डिंग फिट नहीं बैठ सकती। थर्ड है, इन सम केसेस प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट्स वर नॉट सेम एज डिफाइंड बाय ऑक्टेव। कुछ एलिमेंट्स को इस तरीके से अरेंज किया गया था इनके पीरियोडिक टेबल के अंदर जहाँ पे उनकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं उनके साथ वाले दूसरे एलिमेंट से बिल्कुल भी मैच नहीं करती थी। तो यहाँ तक हमारा डिब्राइन और न्यूलैंड्स जो हैं साइंटिस्ट जो थे, यहाँ तक हमने उनके क्या लॉस थे, ठीक है, और क्या उनकी लिमिटेशन थी वो डिस्कस की हैं। आगे हम मेंडलीव और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो हेनरी मोजले ने दी थी उसको स्टडी करेंगे। तो आगे देखिए, और आगे करने से पहले अगर किसी को कोई क्वेश्चन समझ में ना आ रहा हो तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। हाँ तो स्टूडेंट आगे देखिए, मेंडलीव पीरियोडिक लॉ, ये मेंडलीव ने दिया था और ये काफ़ी बढ़िया आदमी था। ये एक ऐसा आदमी था जो फ्यूचर के बारे में बता देता था, मतलब इसने फ्यूचर के बारे में कुछ ऐसे काम किए जिससे इसको बेस्ट माना गया, जो हम आगे पढ़ेंगे। तो देखिए, एट 1869 ओनली 63 एलिमेंट वर नॉन। जो मेंडलीव था उसके टाइम में एलिमेंट्स के जो नंबर हैं वो 56 से इंक्रीज होकर 63 हो चुके थे। इट स्टेट दैट द प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। इसका भी सिंपल था कि जो एलिमेंट्स हैं उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो उनके एटॉमिक मास पे बेस होती हैं। बेसिकली मेंडलीव पीरियोडिक टेबल बेस्ड ऑन केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। इसने किस चीज़ पे बेस किया था ये चीज़ ध्यान रखनी है, बेसिकली केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स। इट कंटेन 8 वर्टिकल कॉलम कॉल्ड ग्रुप्स। वर्टिकल मतलब आप कह सकते हो जो आप देखते हो वाई एक्सिस वाली होती है ना लाइन, वाई एक्सिस पे आप टॉप टू बॉटम वाली जो लाइन होती है वो इसके जो पीरियोडिक टेबल थी उसमें वो 8 कॉलम बनाए गए थे, मतलब 8 ऐसे ग्रुप बनाए गए थे जिसको ग्रुप कहा गया था। और 7 हॉरिजॉन्टल रो थी, हॉरिजॉन्टल मतलब जो एक्स एक्सिस पे होंगी उसको पीरियड कहा गया था। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है, जो वाई एक्सिस पे होगी दैट इज़ ग्रुप और जो एक्स एक्सिस पे होगी उसको हम पीरियड बोलेंगे। नेक्स्ट देखिए, मेंडलीव अचीवमेंट। इन्होंने जब पीरियोडिक टेबल बताई तो उसमें क्या क्या बढ़िया अचीवमेंट इन्होंने पाई वो देखते हैं। एलिमेंट विद सिमिलर प्रॉपर्टी कुड बी ग्रुप्ड टुगेदर। जो एलिमेंट जिनकी प्रॉपर्टी एक जैसी थी उनको उसने एक जैसे ग्रुप में डाल दिया, जैसे लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है। सम गैप्स वर लेफ्ट फॉर अनडिस्कवर एलिमेंट्स, या आप कह सकते हो फॉर फ्यूचर एलिमेंट्स। तो जैसे मैंने शुरू में कहा था कि एक बहुत बड़ा ज्योतिष तरह का एक बाबा था, यानी कि एक फ्यूचर देखने वाला आदमी था। इसने सोचा कि जिस तरीके से मेंडलीव के टाइम में एलिमेंट के जो नंबर है 56 से 63 हो गए, तो उसी तरीके से फ्यूचर में भी एलिमेंट्स और मिलेंगे और नए एलिमेंट डिस्कवर होंगे। तो इसके लिए इन्होंने कुछ गैप अपने पीरियोडिक टेबल में पहले से ही लेफ्ट कर दिया था, मतलब छोड़ दिया था, ताकि उसके अंदर जो फ्यूचर में नए एलिमेंट डिस्कवर होंगे वो ईजिली सेट हो सकें। नोबल गैसेस कुड बी प्लेस्ड विदाउट डिस्टर्बिंग द एग्जिस्टिंग ऑर्डर। और इन्होंने नोबल गैसेस जिसको हम ज़ीरो ग्रुप भी बोलते हैं, मतलब वो एक ऐसी गैसेस हैं जो किसी भी मतलब नॉन रिएक्टिव हैं, उनका लास्ट जो शेल होता है इलेक्ट्रॉन्स का वो कम्प्लीटली फिल होता है, इनर्ट गैसेस भी इसको बोला जाता है। वो क्या है, उसको इन्होंने अपने पीरियोडिक टेबल में ईजिली फिट कर दिया था विदाउट जो पीरियोडिक टेबल है उसको डिस्टर्ब किए। फिर उसके बाद इनकी भी कुछ लिमिटेशन आई, क्योंकि इनकी लिमिटेशन आई तभी तो हेनरी मोजले भाई साहब आएंगे। अब इनकी लिमिटेशन क्या थी, नो प्लेस ऑफ आइसोटोप। अब इन्होंने कहा कि जो एलिमेंट्स हैं वो पीरियोडिक फंक्शन है उनके एटॉमिक मासिस के।
अगर एटॉमिक मासेस का हिसाब लगाते हैं तो आप सिंपल सी बात देखो, जो हाइड्रोजन है उसके 3 आइसोटोप होते हैं, ठीक है। एक का जो एटॉमिक मास है वो 1 है, एक का 2 होता है, एक का 3। उसी तरीके से कार्बन के भी, मतलब हर एक के आइसोटोप होते हैं। अगर आइसोटोप के हिसाब से लगाएं तो पहले 3 ग्रुप के अंदर, मतलब पहले 3 जो ब्लॉक बनेंगे वो तो उसमें तो सिर्फ हाइड्रोजन ही फिट हो जाएंगे। तो इसका ये जो था यहाँ पे सबसे बड़ी लिमिटेशन थी कि आइसोटोप के बारे में कम्प्लीटली एक्सप्लेन नहीं कर पाया। दूसरा है नो फिक्स्ड पोजीशन फॉर हाइड्रोजन। तो ये एक ऐसी प्रॉब्लम है भाई जो आज के टाइम में भी हेनरी मोजले भाई साहब भी इसको ठीक नहीं कर पाए, आज भी ये ऐसे ही है। क्योंकि जो हाइड्रोजन है वो है तो नॉन मेटल, लेकिन उसको मेटल के सबसे फर्स्ट उसमें रखा गया है, आप कह सकते हो सबसे फर्स्ट ग्रुप के अंदर रखा गया है। थर्ड है नो रेगुलर ट्रेंड इन एटॉमिक मासेस। कहीं कहीं पे ये ऑब्जर्व हुआ कि जिस एलिमेंट का एटॉमिक मास हाई है उसको इन्होंने पहले रख दिया और जिस एलिमेंट का एटॉमिक मास कम है उसको बाद में रख दिया। तो यहाँ पे जो इंक्रीजिंग ऑर्डर था वो सही तरीके से फॉलो नहीं हो पाया। तो ये इनकी यहाँ पे लिमिटेशन होती हैं। वैसे आदमी बहुत बढ़िया था ये, जो पहले ही फ्यूचर के बारे में प्रेडिक्शन कर गया था। उसके बाद आती है हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल भाई, ठीक है। और इसको डिस्कवर किसने किया है, मतलब ये किसने दी है हमें, हेनरी मोजले भाई साहब ने, ठीक है। और एक चीज़ ध्यान रखना, ये जो हेनरी मोजले थे ना ये मेंडलीफ के ही स्टूडेंट थे। तो उसके बाद देखिए मॉडर्न पीरियोडिक टेबल लॉ। According to this law, the property of element are periodic function of their atomic numbers। तो जो मेन बात है कि हेनरी मोजले के स्टेटमेंट दूसरे से अलग क्यों हैं, क्योंकि सभी ने किस चीज़ पे फोकस किया था, एटॉमिक मासेस पे, और इन्होंने किस चीज़ पे फोकस किया, एटॉमिक नंबर पे। इन्होंने क्या कहा कि जो एलिमेंट है वो पीरियोडिक फंक्शन होगी उनके एटॉमिक नंबर के। अब एटॉमिक नंबर क्या होगा, एटॉमिक नंबर इज डिनोटेड बाय Z एंड इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। यानी कि किसी एटम के न्यूक्लियस के अंदर जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन पाए जाते हैं उतना ही उस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर होता है। और जो प्रोटॉन हैं वो किसके इक्वल होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के, ठीक है। एटॉमिक मास क्या होता है, जो जो आपका मास नंबर है वो क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है। आगे देखिए स्टूडेंट, जो आपकी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसको मैं लास्ट में फुल्ली एक्सप्लेन करूँगा विद हेल्प ऑफ पीरियोडिक टेबल, ठीक है। लेकिन उससे पहले, उसको करने से पहले हम कुछ इम्पोर्टेंट जो हमारे टॉपिक्स हैं उसको कवर करते हैं वन बाय वन, वो देखिए। तो सबसे पहला है हमारा जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसके अंदर जो वर्टिकल्स हमारे कॉलम्स हैं, ठीक है, मतलब जो वर्टिकल मतलब वाई एक्सिस पे जो लाइंस जो ग्रुप्स बनाए गए हैं उस वो कितने हैं, 18 हैं, ठीक है। और जो हॉरिजेंटल रोज हैं जिसको हम पीरियड्स कहते हैं उसके नंबर कितने हैं, 7। ये चीज़ ध्यान रखनी है कि मेंडलीफ की जो पीरियोडिक टेबल थी उसमें ग्रुप्स और पीरियड के नंबर कितने थे, और मॉडर्न जो पीरियोडिक टेबल है उसमें ग्रुप और पीरियड के नंबर कितने हैं, क्योंकि ये पेपर में डायरेक्ट ऐसे ही पूछ लिया जाता है। उसके बाद लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है, जो हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसके अंदर क्या क्या है। उसके अंदर देखो 4 तरह के एलिमेंट्स प्रेजेंट है जिसको कहा जाता है एस ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है, जो हमें इस क्लास में पढ़नी है। दूसरा पी ब्लॉक एलिमेंट, ये भी हमें पढ़ना है, मतलब एस और पी ब्लॉक एलिमेंट हमें 10th क्लास में पढ़ना है इन एलिमेंट्स के बारे में। और थर्ड आता है आपका डी ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है, जिसको ट्रांजिशन एलिमेंट भी बोला जाता है। फिर आता है आपका एफ ब्लॉक एलिमेंट। तो ये 4 तरह के पीरियोडिक टेबल में आपके ग्रुप बना दिए गए हैं जिसको एस पी डी एफ ब्लॉक भी बोला जाता है। उसके बाद देखिए, ये वैसे तो आपको पीरियोडिक टेबल से समझ में आएगा जो मैं लास्ट में करवाऊंगा, लेकिन उससे पहले हम इसको थोड़ा सा ऑब्जर्व करते हैं। फर्स्ट पीरियड इज कॉल्ड शॉर्ट एस्ट पीरियड, मतलब फर्स्ट जो पीरियड है उसको शॉर्टेस्ट पीरियड बोला जाता है, क्योंकि उसके अंदर अब पीरियड क्या होते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन, क्योंकि उसके अंदर क्या होंगे, सिर्फ 2 ही एलिमेंट होते हैं, हाइड्रोजन और हीलियम, ठीक है। तो इसलिए इसको बोला जाता है शॉर्टेस्ट पीरियड। सेकेंड एंड थर्ड पीरियड इज कॉल्ड शॉर्ट पीरियड। जो सेकेंड और थर्ड पीरियड है इनको शॉर्ट पीरियड बोला जाता है, क्योंकि इनके अंदर टोटल जो एलिमेंट है उनके नंबर 8 होते हैं। फिर हम आता है हमारा फोर्थ एंड फिफ्थ पीरियड इज कॉल्ड लॉन्ग पीरियड। इनको अब लॉन्ग पीरियड बोला जाता है क्योंकि इसके अंदर जो ट्रांजिशन एलिमेंट है, जो हमारे डी ब्लॉक के एलिमेंट है वो भी काउंट होते हैं, ठीक है, इसलिए इसको लॉन्ग पीरियड बोला जाता है। सिक्स पीरियड इज कॉल्ड लॉन्गेस्ट पीरियड। सिक्स पीरियड जो है हमारा उसको हम लॉन्गेस्ट पीरियड बोलते हैं। और जो हमारा लास्ट पीरियड रहता है, मतलब पीरियड तो 7 ही थे, ठीक है, टोटल, तो जो हमारा 7th पीरियड है उसको हम इनकम्प्लीट पीरियड बोलते हैं। अब इनकम्प्लीट क्यों बोलते हैं, क्योंकि इस पीरियड के अंदर 32 एलिमेंट्स का होना
ज़रूरी था। लेकिन अभी प्रेजेंट में हमने ओनली 22 एलिमेंट्स को डिस्कवर किया है, मतलब 10-11 एलिमेंट्स अभी भी ऐसे हैं जो अनडिस्कवर हैं, इसलिए इसको इनकम्प्लीट पीरियड भी बोला जाता है। जो भी हमारा नया एलिमेंट डिस्कवर होगा हम उसको इस 7th पीरियड के अंदर लगाएंगे, 7th पीरियड में एडजस्ट करेंगे। तो आपको ये एज इट याद करना है कि शॉर्टेस्ट पीरियड किसको बोला गया है, फर्स्ट को। शॉर्ट किसको बोला गया है, सेकंड को। लॉन्गेस्ट किसे बोला गया है, हमारे 6th पीरियड को। लॉन्ग किसे बोला गया है, 4th और 5th को। और इनकम्प्लीट पीरियड किसे बोला गया है, हमारे 7th को। आगे देखिए, इन क्लास 10th वी विल स्टडी ओनली एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि आपकी जो 10th क्लास है उसमें आपको ओनली एस और पी ब्लॉक के बारे में ही पढ़ना है। इन एस ब्लॉक में देखिए, फर्स्ट ग्रुप इज कॉल्ड एल्कली मेटल। जो फर्स्ट जो आपका ग्रुप है, जो मैं पीरियोडिक टेबल में आगे आपको बताऊंगा, उसको कहा जाता है एल्कली मेटल। या फिर आप ऐसा कीजिए, अपने पास ना पीरियोडिक टेबल आपकी टेक्स्ट बुक में दी होगी या आपकी हेल्प बुक में दी होगी, वो अपने पास आपके सामने रखिए, उससे आपको इजीली समझ में आएगा सारा कुछ। ये जो फर्स्ट ग्रुप है जिसके अंदर हमारा लिथियम, सोडियम, पोटेशियम वगैरह आता है, एलिमेंट्स आते हैं, इसको एल्कली मेटल्स बोला जाता है। अब एल्कली मेटल्स क्यों बोला जाता है, कि जो मेटल ऑक्साइड होते हैं वो नेचर में बेसिक होते हैं। अब वो बेस जो पानी में डिज़ोल्व हो जाते हैं वो एल्कली कहलाते हैं, इसलिए इनको बोला जाता है एल्कली मेटल, क्योंकि ये ईजिली पानी में डिज़ोल्व होते हैं। फिर है सेकंड ग्रुप। अब सेकंड ग्रुप जो है हमारा, उसमें जो हमारे एलिमेंट्स आते हैं उनको हम एल्कलीन अर्थ मेटल बोलते हैं। मतलब होते तो ये भी बेसिक है नेचर के अंदर, इनके जो ऑक्साइड होते हैं, लेकिन ये हमें अर्थ क्रस्ट से ज़्यादा मिलते हैं, इसलिए इसको एल्कलीन अर्थ मेटल्स बोला जाता है। फिर है हमारा पी ब्लॉक एलिमेंट्स। पी ब्लॉक में देखिए, 7th ग्रुप इज कॉल्ड हेलोजन गैस ग्रुप ड्यू टू इट्स हाई रिएक्टिविटी। हाई रिएक्टिव होते हैं हम आगे बताएंगे उसमें पीरियोडिक टेबल में। 8th ग्रुप इज कॉल्ड नोबल गैस ग्रुप ड्यू टू दे आर इनर्ट, या फिर जीरो ग्रुप कह सकते हैं आप हम इसे, क्योंकि देखिए जो 7th ग्रुप है वो हाईली रिएक्टिव होता है, क्योंकि उसको एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है अपना शेल कंप्लीट करने के लिए। लेकिन उससे आगे वाला जो एर्थ है उसका शेल पूरे तरीके से कंप्लीट होता है, तो ना तो इलेक्ट्रॉन लूज़ कर पाता है ना ही गेन कर पाता है, इसलिए इनर्ट होता है, ज़ीरो होता है। लेकिन जो 17th है, ठीक है, जो 18th के पहले आता है 17, वो काफ़ी रिएक्टिव होता है, क्योंकि उसको एक इलेक्ट्रॉन गेन करना होता है सिंपली। ठीक है, तो ये हम एक 1 बाय 1 आगे डिस्कस करेंगे पीरियोडिक टेबल में अच्छे तरीके से। अगर आपके पास है पीरियोडिक टेबल तो आप अपने पास रखें, आपको इजीली समझ में आएगा। और अगर किसी को कुछ चीज़ समझ में नहीं आ रही है, कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, तो आप हमें बताएं, कमेंट सेक्शन में बताएंगे, तभी हम आपको उसका सॉल्यूशन दे पाएंगे। आगे देखिए, नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट्स आपका वैलेंसी, जो हम 3rd और 4th चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं। आइए देखते हैं क्या होती हैं। द कंबाइनिंग पावर और एबिलिटी ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड इट्स वैलेंसी। और दूसरी डेफिनेशन देखिए, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एलिमेंट। जो लास्ट शेल के अंदर है, कोई भी एलिमेंट है उसका जो एटम है उसके लास्ट शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो उसकी वैलेंसी पावर कहलाती है। उसके बाद है एटॉमिक साइज। इट रेफर टू द रेडियस ऑफ एन एटम। जो कोई भी एटॉमिक साइज है, मतलब एटॉमिक रेडियस से वो रेफर किया जाता है, मेजर किया जाता है। रेडियस आपको पता ही होगा। एंड रेडियस ऑफ एन एटम इज मेजर इन नैनोमीटर, जो हम 3rd चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद आता है आपका मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक करैक्टर। मेटेलिक करैक्टर मतलब धात्विक, ठीक है, मतलब उसके अंदर कितना मेटेलिक है, वो कितना मेटल है से बना हुआ है। नॉन मेटेलिक मतलब नॉन मेटेलिक करैक्टर उसके अंदर कितना होगा। मेटेलिक में देखिए, इट मीन्स द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू लूज इलेक्ट्रॉन। मेटेलिक करैक्टर का कैसे पता चलेगा, मेटल्स क्या होती हैं, वो इलेक्ट्रॉन को लूज़ करती हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन लूज़ करने के बाद उन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, तो उनके अंदर मेटेलिक करैक्टर इंक्रीज होता है। जितनी ज़्यादा वो इलेक्ट्रॉन लूज़ कर सकती हैं वो उतना ही मेटेलिक उनके अंदर करैक्टर होता है। नॉन मेटेलिक करैक्टर क्या होगा, जिसका जस्ट अपोजिट होगा, कि जो मेटल्स हैं वो इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करती हैं, मतलब लूज़ करती हैं। तो नॉन मेटल क्या करेंगे, उस इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगी, यानी कि एक्सेप्ट करेंगी। तो नॉन मेटेलिक देखिए, इट मीन्स द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू गेन द इलेक्ट्रॉन। ठीक है,
तो ये आपका मेटेलिक नॉन मेटेलिक हो जाता है। उसके बाद कुछ पॉइंट्स हैं आपके जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है। नंबर 1 है मेटल आर फाउंड इन लेफ्ट साइड ऑफ पीरियोडिक टेबल एंड नॉन मेटल आर फाउंड इन राइट साइड। इन मिडल वी हैव सेमी मेटल और मेटलॉइड विच हैव सेम प्रॉपर्टी ऑफ बोथ मेटल एंड नॉन मेटल। तो बीच के अंदर क्या है, सेमी मेटल और मेटलॉइड्स होते हैं, जिसके अंदर मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टीज मिक्सअप होती हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, एटॉमिक नंबर इज कंसीडर टू बी मोर अप्रोप्रिएट पैरामीटर। स्टूडेंट्स ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, इसको ध्यान से देखिए कि जो एटॉमिक नंबर है इज कंसीडर टू बी मोर अप्रोप्रिएट पैरामीटर देन एटॉमिक मास। इसका क्या कारण है? बिकॉज इट इज़ मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एन एटम। क्या है ये? एटॉमिक मास से ज़्यादा यूजफुल प्रॉपर्टी होती है, फंडामेंटल प्रॉपर्टी है किसी एटम की। बिकॉज प्रॉपर्टी आर रिलेटेड टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट शेल। अगर हम किसी भी एलिमेंट की प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं तो बेसिकली केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे। और जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं उसका पता कैसे लगेगा कि किस एलिमेंट का क्या एटॉमिक नंबर है। एटॉमिक नंबर से हमें पता लगता है कि उसके लास्ट शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, मतलब उसकी वैलेंसी क्या है, उसकी कंबाइनिंग पावर क्या है। ठीक है, तो इसलिए जो आपका एटॉमिक नंबर है उसको एज़ कंपेरिजन टू एटॉमिक मास ज़्यादा अप्रोप्रिएट, मतलब ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना गया है। ठीक है, आगे अब हम डिस्कस करेंगे पीरियोडिक टेबल। अब मैं आपको पीरियोडिक टेबल की हेल्प से इसको एक बार दोबारा से सारे उसको रिवाइज़ करवाता हूँ, चैप्टर से आप उसको अच्छे तरीके से, आपके जो ये नोट्स हैं आप उनसे डिस्कस कर सकते हैं, उनसे रिवाइज़ कर सकते हैं, या आपके पास कोई हेल्प बुक है, कोई टेक्स्ट बुक है जिसमें पीरियोडिक टेबल दी गई है तो उससे सिमिलरली मैच कर सकते हैं। ठीक है, देखिए आगे। सो स्टूडेंट, दिस इज़ योर पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट्स, जिसके बारे में हम पढ़ रहे थे, डिस्कस कर रहे थे। इन्हीं की क्लासिफिकेशन के बारे में हमने पढ़ा, इन्हीं के एलिमेंट्स के बारे में हमें आगे पढ़ना भी है। तो इसको थोड़ा ध्यान से देखिए। अगर आपके पास कोई हेल्प बुक है उसमें पीरियोडिक टेबल दे रखी है तो वहाँ से भी आप इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहली चीज़ देखिए बच्चों, यहाँ पे ग्रुप दिए हुए हैं। ठीक है, काउंटिंग लिखी हुई है 1 to 18 तक। तो जो 1 to 18 तक वर्टिकल जो आपको लाइन दिखाई दे रही हैं, ठीक है, वाई एक्सिस के पैरेलल जो आपको दिखाई दे रहा है, डेट्स आर ग्रुप्स। तो ये हमारे क्या हैं? ग्रुप। और ग्रुप कितने हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में? 18। ठीक है, 18 ग्रुप हैं। उसके बाद हॉरिजॉन्टल लाइन देखिए बच्चों, 1 से लेके 7 तक। तो जो ये आपके हॉरिजॉन्टल लाइन है 1 से 7 तक, इसको कहा जाता है पीरियड। और जो आपकी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें आपके पीरियड कितने हैं? 7 पीरियड हैं। अब उसमें हमने पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में कुछ छोटी बातें डिस्कस की थी, इंपॉर्टेंट थी, एक बार उसको देख लेते हैं। तो फर्स्ट पीरियड देखिए, फर्स्ट पीरियड में अंदर आपके सिर्फ 2 ही एलिमेंट हैं, हाइड्रोजन और हीलियम, इसलिए इसको बोला जाता है शॉर्टेस्ट पीरियड। उसके बाद पीरियड नंबर सेकंड थर्ड, इसको बोला जाता है आपका शॉर्ट पीरियड, क्योंकि इसके अंदर 8 एलिमेंट आ जाते हैं, जैसे कि लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। ठीक है, सेम ऐसे ही आपका थर्ड पीरियड के अंदर भी होगा। तो सेकंड और थर्ड को बोला जाता है शॉर्ट पीरियड। उसके बाद आता है आपका फोर्थ और फिफ्थ पीरियड, इसको बोला जाता है लॉन्ग पीरियड, क्योंकि इसके अंदर जो डी ब्लॉक है आपका, जो आपका 3 से 12 तक शुरू हुआ था, उसके एलिमेंट भी इसके अंदर ऐड हो जाते हैं, इसलिए इसको बोला जाता है लॉन्ग पीरियड, फोर्थ और फिफ्थ को। फिर आता है आपका सिक्स्थ पीरियड। जो सिक्स्थ पीरियड है आपका, इसको लॉन्गेस्ट पीरियड बोला जाता है। लॉन्गेस्ट क्यों बोला जाता है? क्योंकि 57 से आगे देखिए आप नीचे जो पीरियड नंबर 6 दिखा रखा है लेंथेनॉइड सीरीज के अंदर ही, 58 से एटॉमिक नंबर से 71 तक, उसके बाद 72 फिर आपका पीरियोडिक टेबल 6 सीरीज में देखा होगा, तो इसको बोला जाता है लॉन्गेस्ट। ठीक है, उसके बाद 7th जो आपका पीरियड है इसको इनकम्प्लीट बोला जाता है। वो मैंने रीज़न बता दिया था, क्योंकि एट प्रेजेंट हमारे पास पूरे जो एलिमेंट डिस्कवर करने थे उतने डिस्कवर अभी तक नहीं हुए हैं, तो वो जो नए डिस्कवर एलिमेंट होंगे वो इसके अंदर ही ऐड होंगे। उसके बाद जो आपका हाइड्रोजन है ये एक नॉन मेटल है। ठीक है, इसकी कोई भी पोजीशन फिक्स नहीं है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। आपका जो लेफ़्ट साइड है पीरियोडिक टेबल का, उस साइड में सारी की सारी मेटल होती हैं। ठीक है, उसके बाद राइट साइड में आपके जितने भी हैं वो सारी की सारी नॉन मेटल हैं, और बीच के अंदर आपके मेटलॉइड्स और सेमी मेटल्स आ जाते हैं। ठीक है, अब देखिए आपका जो फर्स्ट ग्रुप है, ठीक है, ग्रुप फर्स्ट है,
उसके अंदर हाइड्रोजन को छोड़ दीजिए क्योंकि वो एक नॉन मेटल है। 3 से 18 तक, ठीक है, 3 से 87 तक जो आपका Li है, मतलब लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबेडियम, ठीक है, ये जो है आपके, इनको एल्कलाई मेटल बोला जाता है। और क्यों बोला जाता है इसका रीज़न मैं पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है। उसके बाद आपका सेकंड ग्रुप देखिए 4 से लेके 88 तक, ठीक है, जो आपका Be यानी कि बेरिलियम है, Mg यानी कि मैग्नीशियम है, Ca यानी कि कैल्शियम है, ठीक है। तो ये जो है आपका, इसको बोला जाता है एल्कलाइन अर्थ मेटल। तो ये आपका एस ब्लॉक होता है। एस ब्लॉक के एलिमेंट्स को क्या बोला जाता है ये आपको पता हो। उसके बाद 13 से 18 तक देखिए, जो 13 से 18 तक है इसमें आपका, आपके सारे के सारे नॉन मेटल आ जाते हैं, ठीक है। जैसे आपका पहला हीलियम है, फिर बोरान दे रखा है, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, ठीक है। इसमें 17 ग्रुप को ध्यान से देखिए बच्चों, जो 17 ग्रुप है इसको बोला जाता है हैलोजन गैसेस। और ये काफ़ी रिएक्टिव होती हैं क्योंकि इनका जो आउटर मोस्ट शेल है उसको सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए ये काफ़ी रिएक्टिव होती हैं। और 18th जो ग्रुप है आपका, इसको बोला जाता है नोबल गैस ग्रुप यानी कि 0 ग्रुप, क्योंकि इसके अंदर ये एक तरीके से नॉन रिएक्टिव होती हैं, ये किसी से कोई रिएक्शन नहीं शो करती क्योंकि इनका जो आउटर मोस्ट शेल है वो कम्प्लीटली फिल्ड होता है, ठीक है। आपको ऊपर ये ब्रैकेट, ये बॉक्स बना के दिखा भी रखे हैं जिसके अंदर थोड़ा लाइट ऑरेंज कलर दिखा रखा है, वो एल्कलीज मेटल हैं, एल्कलाइन अर्थ मेटल, ट्रांजिशन मेटल जो आपके डी ब्लॉक के हैं, ठीक है। एक हेलोजन आपका जो 17 ग्रुप है, वाइट जो आपका नोबल गैसेस हैं, रियर अर्थ मेटल, ठीक है। रियर अर्थ मेटल के एटॉमिक नंबर लिखे हुए हैं 21, 39, 57 एंड 71, ठीक है, 71 तक। तो ये आपके रियर अर्थ मेटल है, काफ़ी रेयर मिलते हैं। एक्टिनोइड एलिमेंट्स आपको पता लग गई हैं। और इसमें एक ना पीरियोडिक टेबल के अंदर आपको लाइनिंग दिखा रखी है जिग जैग मैनर में, जो आपके एलिमेंट नंबर 13 से शुरू हो रही है, ठीक है, और नीचे तक जा रही है, ठीक है। सिलिकॉन जैसे 14th है, 33 है, 52 है, 85 एलिमेंट है। तो ये आपके मेटलॉइड्स होते हैं। और टोटल नंबर ऑफ मेटलॉइड्स आपके जितने हैं वो 6 हैं। अब एक चीज़ ध्यान रखनी है कि आपकी जो मेटल्स हैं वो लेफ़्ट साइड में हैं, जो राइट साइड में हैं वो नॉन मेटल में हैं। तो जब आप लेफ़्ट से राइट साइड में जाओगे तो आपका मेटेलिक करैक्टर क्या है, डिक्रीज़ होगा, क्योंकि नो राइट साइड में क्या है, नॉन मेटल हैं। तो उस साइड जाते जाते आपका मेटेलिक करैक्टर क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा। लेकिन जब आप ऊपर से नीचे तक आओगे, मतलब टॉप से बॉटम तक आओगे, लिथियम, सोडियम से लेकर आप जब 87 तक, Fr तक आओगे तो आपका मेटेलिक करैक्टर इंक्रीज़ होगा। ऐसे ही सेम रहेगा कि जब आप टॉप से बॉटम तक आओगे तो एटॉमिक साइज़ इंक्रीज़ होगा, ठीक है, एटॉमिक साइज़ क्या होगा आपका, इंक्रीज़ होगा। लेकिन जब आप लेफ़्ट से राइट साइड की तरफ जाओगे तो आपका एटॉमिक साइज़ जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। अगर थर्ड प्रॉपर्टी की हम बात करें नॉन मेटेलिक करैक्टर की, तो नॉन मेटेलिक करैक्टर क्या है, जो अगर राइट से लेफ़्ट साइड की तरफ हम चलते हैं, ठीक है, राइट से लेफ़्ट साइड की तरफ अगर हम चलेंगे तो हमारा जो नॉन मेटेलिक करैक्टर है वो क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। इंक्रीज़ क्यों होगा, क्योंकि जो मेटल्स हैं वो लेफ्ट साइड में हैं, ठीक है, तो वो नॉन मेटल का करैक्टर वो नहीं शो कर पाएंगे, तो नॉन मेटेलिक करैक्टर हमारा इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। और ऊपर से नीचे तक डिक्रीज़ रहेगा, मतलब मेटेलिक करैक्टर के जस्ट अपोजिट हमारा ये हो जाएगा। तो बच्चों इसमें आपको पहले 30 एलिमेंट्स तो याद हों, साथ ही साथ उनके एटॉमिक नंबर। और एक चीज़ ध्यान रखनी है, जो आपका एटॉमिक नंबर होता है, ठीक है, वो नीचे लिखा जाता है, उसके बाद सिंबल लिखा जाता है, और फिर आपका ऊपर एटॉमिक मास लिखा जाता है कि एलिमेंट का एटॉमिक मास कितना है। वो आपको आपकी बुक में जो टेक्स्ट बुक दी गई है, प्लीज़ मैं आपको दोबारा कह रहा हूँ, आप एक बार उसको प्रेफर करें, उसको देखें, उसमें आपको क्लियरली सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, आपको जो भी डाउट्स रहते हैं, ठीक है। इसको आपको पीरियोडिक टेबल को याद करना है, हेलोजन गैसेस कौन सी होंगी, नोबल गैस कौन सी होगी, एस ब्लॉक के अंदर जो ग्रुप हैं, जो मेटल एलिमेंट्स हैं, उनका क्या नाम दिया गया है, फर्स्ट ग्रुप को क्या कहते हैं, सेकंड ग्रुप को क्या कहते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखने हैं। फिर हम आगे डिस्कस करेंगे इनके कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे कुछ तो मैंने इसमें बता ही दी हैं अभी, मेटेलिक करैक्टर है, एटॉमिक साइज़ है, लेकिन हम उसको नेक्स्ट पेज पे डिस्कस करेंगे। और अगर आप जब आप उसको अपनी इससे, मेरा मतलब है कि जब आप उसको अपनी पीरियोडिक टेबल की हेल्प से समझोगे उन प्रॉपर्टीज़ को, तो वो आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएंगी। हम कोशिश करेंगे आने वाले टाइम में हम उनको डायरेक्ट एक स्टूडियो के अंदर एक अच्छे तरीके से, हम आपकी ये क्लासेस अच्छे तरीके से आने वाले टाइम में ले सके, ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहे, ठीक है। तो तब तक हाँ प्लीज़ थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए और आप ऐसे ही इसको स्टडी करें। आगे देखिए कुछ प्रॉपर्टीज़ जो रहती हैं हमारी,
तो देखिए स्टूडेंट, जो पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड हमारे कुछ इम्पोर्टेंट टास्क हैं, अब हम वन बाय वन उनको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है हमारी एटॉमिक साइज़। इसके बारे में हमें बताना है कि जब हम पीरियोडिक टेबल में लेफ़्ट से राइट मूव करते हैं, ठीक है, या फिर टॉप से बॉटम की तरफ जाते हैं, तो वेरिएशन क्या आती है एटॉमिक साइज़ के अंदर। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी एटॉमिक साइज़। वेरिएशन अक्रॉस पीरियड, पीरियड का मतलब अक्रॉस पीरियड का मतलब है जब कि हम लेफ़्ट से राइट साइड में, ठीक है, पीरियोडिक टेबल में लेफ़्ट से राइट साइड में मूव कर रहे हैं तो क्या होता है, एटॉमिक साइज़ हमारा डिक्रीज़ होता है। अब एटॉमिक साइज़ डिक्रीज़ क्यों होता है? ड्यू टू इंक्रीज न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है, ड्यू टू इंक्रीज टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, क्योंकि जो हमारा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो इंक्रीज़ होता है। इसको आप ये समझ लो कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैं शेल के अंदर, ठीक है, वो जैसे कि अगर हम बात करें हमारा थर्ड शेल, ठीक है, हमारा थर्ड पीरियड, तो पीरियड में हमारा थर्ड आता है हमारा सोडियम, ठीक है, तो सोडियम के लास्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, लेकिन उसके सेंटर में प्रोटॉन कितने होंगे, 11। तो मतलब सेंटर में कोई पावर, जब हमारा सेंटर में जो चार्ज है वो इंक्रीज़ होता रहे, ठीक है, सेंटर में क्या है हमारा चार्ज इंक्रीज़ होता रहे, तो उसकी वजह से क्या है हमारा जो इलेक्ट्रॉन है चार्ज, जब सेंटर का पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज़ होगा और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को ज़्यादा ईजिली अपने पास अट्रैक्ट कर सकता है। तो इसी वजह से जो हमारा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो इंक्रीज़ होता है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ होता है तो जब हम अक्रॉस अ पीरियड चलते हैं, मतलब लेफ़्ट से राइट साइड में मूव करते हैं, तो हमारा जो एटॉमिक साइज़ है वो डिक्रीज़ हो जाता है। लेकिन जब हम अलोंग अ ग्रुप चलते हैं, मतलब टॉप टू बॉटम चलते हैं, ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं, तो वो इंक्रीज़ होता है। इंक्रीज़ क्यों होता है? क्योंकि हमारे जो हैं एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ कर रहे हैं। एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ करने के साथ साथ क्या है, ग्रुप के अंदर क्या हो रहा है, हमारा एक नया शेल ऐड हो रहा है। जैसे कि आप लिथियम की बात करो तो लिथियम के अंदर 2 शेल हैं, ठीक है, एक के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, दूसरे शेल के अंदर 1 आता है। सोडियम के अंदर 3 शेल आ जाते हैं, ठीक है, तो इस तरीके से हमारे क्या है, शेल इंक्रीज़ कर रहे हैं। तो रीज़न क्या होगा, ड्यू टू एडिशन ऑफ न्यू सेल और ड्यू टू इंक्रीज इन डिस्टेंस बिटवीन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस, ठीक है। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि लिथियम में देखिए, लिथियम के अंदर हमारा लास्ट शेल जो है वो सेकंड शेल है और उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, और उसके अंदर सेंटर के अंदर क्या होता है, लिथियम के पॉजिटिव चार्ज, मतलब न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर हमारा पॉजिटिव चार्ज होता है। तो पॉजिटिव चार्ज और लास्ट शेल का जो इलेक्ट्रॉन है उसके अंदर जो डिस्टेंस है वो काफ़ी कम है, लेकिन सोडियम के अंदर वो डिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है। तो ये भी एक रीज़न इसका होता है। नेक्स्ट है आपका मेटेलिक करेक्टर। अब मेटेलिक करेक्टर जो है हमारा अक्रॉस अ पीरियड कैसे वेरी करता है, मतलब जब हम लेफ़्ट से राइट साइड में जाते हैं, वो मैंने आपको पहले ही बताया था, हमारी पीरियोडिक टेबल है उसमें लेफ़्ट साइड में सारी की सारी मैटर रखी हुई हैं, ठीक है। तो जब हम लेफ़्ट से राइट साइड में जा रहे हैं तो राइट साइड में हमारी नॉन मेटल रखी हुई है, तो सिंपल सी बात है, हमारा जो मेटेलिक करैक्टर है वो डिक्रीज़ होगा। रीज़न क्या है, ड्यू टू इंक्रीज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, टेंडेंसी टू लूज वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिक्रीज। अब जो आपको पता है नॉन मेटल क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को गेन करती हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन को अपने पास एक्सेप्ट करती हैं, और रिलीज़ करने की टेंडेंसी किसकी होती है, मेटल की। तो राइट साइड में तो सारी की सारी नॉन मेटल हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ तो करेंगी नहीं, तो क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, मतलब गेन करेंगे। इसी वजह से हमारा मेटेलिक करैक्टर जो है वो डिक्रीज़ करता है अक्रॉस अ पीरियड, मतलब जब हम लेफ़्ट से राइट साइड में जाते हैं। और जब हम ग्रुप में वेरिएशन करते हैं तो ये क्या होता है, इंक्रीज़ हो जाता है। इंक्रीज़ मतलब टॉप से बॉटम में, जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो हमारा मेटेलिक करैक्टर वो इंक्रीज़ होता है। उसका रीज़न देखिए, ड्यू टू इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, टेंडेंसी टू लूज वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीज। अब देखिए सिंपल सा है, वही एग्जांपल है, लिथियम के लास्ट शेल में जो है लिथियम का, ठीक है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, लेकिन उनके बीच का डिस्टेंस कम है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच का डिस्टेंस कम है, लेकिन सोडियम में वो डिस्टेंस इंक्रीज़ हो जाता है। तो इंक्रीज डिस्टेंस जो है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ करना इजी होता है एज़ कम्पेयर टू स्मॉल डिस्टेंस, ठीक है, मतलब जो दूर के इलेक्ट्रॉन होंगे उनको रिलीज़ करना आसान है, लेकिन जो पॉजिटिव चार्ज के पास इलेक्ट्रॉन हैं उनको रिलीज़ करना थोड़ा हार्ड होता है, मुश्किल होता है। तो इस वजह से आपका जो मेटेलिक करैक्टर है वो जो पीरियड के क्रॉस जब आप चलोगे, लेफ़्ट से राइट साइड में जब मूव करोगे तो वो डिक्रीज़ होगा, लेकिन जब आप टॉप टू बॉटम चलोगे, ठीक है, अलोंग अ ग्रुप चलोगे तो इंक्रीज़ होगा। थर्ड है आपका नॉन मेटेलिक करैक्टर। अब नॉन मेटेलिक करैक्टर, जो मेटेलिक करैक्टर है उसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, क्योंकि नॉन मेटल्स कहाँ पे होती है, लेफ़्ट साइड, सॉरी राइट साइड में।
तो नॉन मेटेलिक करैक्टर क्या है, हमारा इंक्रीज़ होगा जब हम लेफ़्ट से राइट साइड में चलेंगे, ठीक है। लेफ़्ट से राइट साइड में चलेंगे क्योंकि लेफ़्ट साइड में क्या है, हमारी मेटल है, तो मेटल तो कम नॉन मेटेलिक करैक्टर शो करेंगी, ठीक है। और धीरे 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 हम राइट साइड में चले जाएंगे तो मेटेलिक करैक्टर क्या हुआ, हमारा इंक्रीज़ होगा। ड्यू टू इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन इंक्रीज, क्योंकि राइट साइड में क्या है, जो नॉन मेटल हैं उनके पास एबिलिटी होती है, उनकी टेंडेंसी होती है कि वो किसी भी इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेते हैं, मतलब गेनिंग पावर उनकी हाई होती है। और जबकि जो लेफ़्ट साइड में हैं उनकी गेनिंग पावर ना होने के बजाय उनमें क्या होता है, लूज़ करने की पावर होती है। इस वजह से नॉन मेटेलिक करैक्टर हमारा इंक्रीज़ होता है। उसके बाद है हमारा अलोंग ग्रुप, यानी कि टॉप टू बॉटम डिग्रीज़ हो जाती है। जो नॉन मेटेलिक करैक्टर है वो हमारा डिग्रीज़ होता है। अब डिग्रीज़ क्यों हो रहा है, ड्यू टू डिग्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन डिग्रीज़, जो इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी है वो डिग्रीज़ हो जाती है। सॉरी, डिग्रीज़ होने की वजह से जो हमारा नॉन मेटेलिक करैक्टर है वो भी डिग्रीज़ हो जाता है, क्योंकि नॉन मेटेलिक करैक्टर ही जो है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने से बनता है, इस वजह से वो भी डिक्रीज़ हो जाता है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, ये आपके क्वेश्चन पेपर जो होगा उसमें डायरेक्ट एज अ क्वेश्चन भी पूछी जा सकती हैं, या गिव रीज़न के टाइप्स में आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये आपको अच्छे तरीके से रिवाइज़ करना है। इसके एंड में मैं आपको कुछ क्वेश्चन दूंगा, वो आपको प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है। और किसी बच्चे को जो चीज़ समझ में ना आ रही हो वो हमें बताए तो भी हम उसका सोल्यूशन दे सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये वो क्वेश्चन हैं जो आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में दिए गए हैं, ठीक है। ये 1 मार्क्स क्वेश्चन भी हैं, 2 मार्क्स क्वेश्चन भी हैं, और 3 मार्क्स क्वेश्चन जो होंगे आपके, वो आपको डायरेक्ट किसी साइंटिस्ट का, जैसे कि डी ब्राइन है, उसने क्या बताया था, उसकी क्या लिमिटेशन थी, न्यूलैंड्स है उसने कौन सा लॉ दिया, उसकी क्या लिमिटेशन रही, मॉडर्न या फिर मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में डिफरेंस, वो आपका लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में आ सकता है। आप जितना हो सके इन क्वेश्चंस को रिपीट कीजिए, इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए। अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो वो आप हमें बताइए, हम आपको उन क्वेश्चनों का सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाएंगे। ये आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से लिए गए हैं, तो प्लीज़ आप इन पे थोड़ा ज़्यादा फोकस कीजिए, इनको प्रैक्टिस कीजिए बार बार। थैंक यू एवरीवन।